नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दरअसल जिसे जनता का आशीर्वाद कहते हैं वही सत्ता पर बैठाती भी है और वही सत्ता से बाहर भी करती है। लेकिन क्या वाकई में सत्ता में होने और ना होने के बीच में ईवीएम इस तरीके से आ चुकी है कि जो जीत जाता है वो अपनी उपलब्धि को गिनाते हुए जश्न मनाता है और जो हार जाता है वो सारा का सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देता है। बाकायदा कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान भी यह मुद्दा उठा और कहा गया कि महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके का महाविकास आघाड़ी ने प्रदर्शन किया, विधानसभा चुनाव में बिल्कुल उलट प्रदर्शन हुआ। उसने कई आंकड़े भी जारी किए। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में कांग्रेस पर सवाल खड़े किए और कहा कि आत्ममंथन नहीं करती है, हार जाती है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं और जीत जाते हैं तो जश्न मनाते हैं। सवाल यह कि क्या आज के दौर में जिस तरीके से सियासत चल रही है उसमें अगर अग्नि परीक्षा की किसी को जरूरत है तो क्या वो ईवीएम है? आज बात इसी मुद्दे पर। अब तो जो पहले ईवीएम के खिलाफ नहीं थे वो भी कहने लगा भी कुछ कोई गड़बड़ है इसका मतलब। हमें हर झूठ को बेनकाब करना है। सत्ता के ये भूखे लोग जनता से सिर्फ झूठ बोलते आए। तो क्या वाकई में ईवीएम की अग्नि परीक्षा है या फिर पार्टियों की अपनी अग्नि परीक्षा है कि जो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही हैं वो आत्ममंथन करें और समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक जगह जीत जा रहे हैं और दूसरी जगह हार जा रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एकलव्य सिंह जी हमारे साथ हैं। शुरुआत प्रदीप जी आपके साथ। भाई, झारखंड में मैंने एक शब्द नहीं सुना कि वहां ईवीएम के अंदर गड़बड़ी रही होगी और शायद इसलिए कांग्रेस गठबंधन वहां बेहतरीन तरीके से जीत गया। एक बार भी नहीं सुना मैंने। ऐसा क्यों? विजय जी, देश 75 साल से लोकतंत्र की आवाज दे रहा है और पिछले करीब 11 साल के इस लोकतंत्र में जिस तरह की प्रैक्टिस और जिस तरह के अनुभव हो रहे हैं वो उस पहले वाले समय से मेल नहीं खा रहे हैं। अगर आप देखें, अगर ये लोकतंत्र में चुनाव जो हो रहे हैं और ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहे हैं तो इसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो लोगों की भावनाओं के अनुरूप इनके परिणाम नहीं आ रहे हैं और दूसरी बात, जिस तरह का अंक गणित हमने पढ़ा है या देश दुनिया देखती है, अंक गणित में डाले गए वोटों की संख्या और उनको लेकर के वो मेल मिलाप नहीं हो रहा है। जबकि पहले ये होता था कि नोट डाले जाते थे और नोटों की संख्या का मिलान होता था, इसलिए इस तरह की चर्चाएं नहीं होती थी। लेकिन पिछले 10 साल के चुनावों में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, ना तो वो अंकगणित ठीक हो रहा है ना लोगों की भावनाओं के अनुरूप। आखिर ऐसा क्या लोकतंत्र में बदलाव हुआ कि इस तरह से भावनाओं का भी अनदेखी हो रही है, अंकगणित को आप मान्यता नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मुझे तो सवाल इस बात का है कि अगर तंत्र में संशय है तो पॉलिटिकल पार्टियां कहां है उसके बाद बात करना। मैं ये कह रहा हूं कि मैं मानता हूं कि भाई पूरी लिस्ट होगी ना कि इस फला बूथ पर इतने वोट पड़े और जब गिनने के लिए ईवीएम खुली तो इतने ज्यादा वोट मिले, ये लिस्ट होगी ना, मैं मानकर चल रहा हूं। बताइए 2-4 ईवीएम के नाम। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि पूरे देश में सोशल मीडिया पर इस बात पर चर्चा हो रही है। छोड़िए ना सोशल मीडिया, भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, मेरे पास आप समझिए सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है सर, देश में ईवीएम को इंट्रोड्यूस करने वाली पार्टी है। पिछले लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर यह मतभेद आया और उसका सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है, उस पर फैसला नहीं हुआ है, वो आज भी कोर्ट में है। पर सवाल यह है कि 80 सीटों पर जिस परिणाम में जिस तरह की विसंगति आई है, तो ये पहले जब आपने वोट डालने का जब वो तरीका था पर्ची वाला सिस्टम वाला, उसमें ऐसी गड़बड़ियां कभी नहीं हुई। तो सवाल यह है कि अगर गड़बड़ियां हो रही हैं, ईवीएम कौन लेकर आया? चुनाव आयोग उस पर कौन सी पार्टी ईवीएम लेकर आई देश में? विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग से शिकायत कर रखी है, सुप्रीम कोर्ट में। अरे सर, ऐसा नहीं है प्रदीप जी, लेकिन इस बारे में प्रदीप चतुर्वेदी जी बिल्कुल शांत है। प्रदीप चतुर्वेदी जी, अगर वो संकेत प्रदीप चतुर्वेदी जी, प्रदीप चतुर्वेदी जी, भाई बताइए ना, मैं पूछ रहा हूं ना, झारखंड को लेकर एक भी विपक्षी पार्टी ने एक भी बूथ के बारे में, एक भी, मैं सिंगल कह रहा हूं, कोई एप्लीकेशन दी है क्या?
कि जहां की बात आप कर रहे हैं वहां झारखंड में भी ये मामला है, हम इस बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब परिणाम एक बयान दीजिए। चलिए मैं आपको सुनिए, मेरी बात सुनिए प्रदीप चतुर्वेदी जी, चर्चा कर रहे हैं भाई अभी ये डिबेट 20 मिनट और चलेगी, महाराष्ट्र के चुनाव ठीक है लोगों की प्रदीप चतुर्वेदी जी, अब ये डिबेट लगभग 18-20 मिनट चलेगी जी। आप आराम से सर्च करके किसी भी एक बड़े नेता का अपनी तरफ से बताइए कि भाई झारखंड में हो सकता है कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से या ईवीएम को टेम्पर करने की वजह से हम जीत गए या उनमें गड़बड़ी है। आप सोचिए सर, आराम से सोचिए इस बारे में, है ना, मैं टाइम दे रहा हूं पूरा। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, भाई एक आंकड़ा पेश किया गया और वह आंकड़ा वाकई में गंभीर है। आंकड़ा यह है कि दरअसल जिस तरीके से चुनाव महाराष्ट्र के अंदर हुआ उसमें 47 लाख नए वोटर्स जोड़े गए और जिन 50 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग औसतन 50,000 नए वोटर्स जोड़े गए, कमाल की बात यह है कि उन 50,000 में से 47 सीटों पर महायुति जीतती है। और इंटरेस्टिंग यह भी है कि 5 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज होती है वो 58.22% होती है, जबकि 11:30 बजे लगभग 7% बढ़कर 65.02% हो जाती है। यह कैसे होता है? देखिए, मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं जिस तरीके से देखता समझता हूं उसका जवाब दे सकता हूं जी। चुनाव आयोग जब ऑफिशियली डिक्लेयर करता है कि कितनी परसेंटेज हुई है, उसमें कई बार 12 घंटे लगते हैं, कई बार 16 घंटे लगते हैं, कई बार 24 घंटे भी लगते हैं, और ये अलग अलग चुनाव में अलग अलग बार होता है, आज पहली बार नहीं हो रहा है। इसलिए 56% उस वक्त बताया और 65% बाद में बताया, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। आप दूसरी बात जो आपने कहा कि वहां 50,000 नए वोट डले और वहां भारतीय जनता पार्टी क्यों जीती, तो जब वोट जुड़ने की प्रक्रिया चल रही थी, हमारे कार्यकर्ता सक्रिय होकर वोट जुड़वा रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी के लोग सो रहे थे। हमारा कार्यकर्ता 365 दिन काम करता है, फील्ड में रहता है, जनता के बीच में रहता है, चुनाव की तैयारी करता है, इसलिए चुनाव जीतता है। अब जो ये चुनाव की चर्चा चल रही है और जितना ये युद्ध छिड़ा हुआ है, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। देखिए, 2013 में राजस्थान की विधानसभा का चुनाव था और तब केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और राज्य में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस की सीटें आई 21 और भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई 163। तो क्या उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम सेटिंग कर ली? फिर जब 2014 का लोकसभा का चुनाव आया तो सरकार थी कांग्रेस पार्टी की और चुनाव हुआ, उस चुनाव में 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और कांग्रेस के बनने के बाद जब से लोकतंत्र हुआ है, भारत में चुनाव हुए, सबसे घटिया प्रदर्शन कांग्रेस का किसी चुनाव में हुआ तो 2014 में जो सीटें आई इनकी 44। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने कर ली? सवाल यह है कि आप एक नकारा नेतृत्व को ढो रहे हो और उसको ढोते ढोते आप ये भूल गए, कबीरदास जी का एक दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो बुरा दिल में देखा मुझसे बुरा न कोई। जो सबसे बुरा आदमी है उसको बदलने की बजाय आप इस पर आरोप लगाते हो, उस पर आरोप लगाते हो, इस पर आरोप लगाते हो, उससे देश नहीं नकारा नेतृत्व किसकी तरफ? मल्लिकार्जुन खड़गे को कह रहे हैं क्या? कांग्रेस को वो अभी नेतृत्व कर रहे हैं? आप कोई मानेगा देश में? कोई देश में मानेगा मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं? कांग्रेस का नेतृत्व तो गांधी परिवार में जो पैदा हो गया वही करेगा, सारा देश जानता है। मुझे एक बात बताइए, आप अगर अशोक गहलोत जी या राजस्थान में मुख्यमंत्री थे और वो खराब प्रदर्शन करते हैं, आप उनको हटा देते हो? कोई और खराब प्रदर्शन करते हो, उनको हटा देते हो? अभी आपने उपचुनाव में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने आपको जमीन पे ला दिया, आपके चर्चाएं चलने लगे गोविंद डोटासरा को हटा रहे, चल रही है ना। इतिहास में अगर कांग्रेस पार्टी ने सबसे खराब प्रदर्शन कभी किया है तो राहुल गांधी की लीडरशिप में किया। आपने क्या एक्शन किया उनके खिलाफ? 2014 में 44 सीटें, 2019 में 52 सीटें और 2023 में 24 का जो चुनाव हुआ उसमें 99 सीटें। जब कांग्रेस सर्वाधिक बुरे दौर में थी 1977 में, जब इंदिरा गांधी जी धराशायी हो गई थी, खुद चुनाव हार गई थी, तब भी कांग्रेस पार्टी की 154 सीटें आई थी। जो इतिहास में सबसे गर्त में ले जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, उनको बदलने की बात नहीं करोगे। देश की भावना अरे नेता तो वही है, नेता तो वही है, कौन मानेगा? मना पूछ लो इनको, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता मानते, राहुल गांधी को नेता नहीं मानते? पूछ लेते हैं, पूछ लो। प्रदीप चतुर्वेदी जी कौन है भाई? पार्टी के अध्यक्ष हैं। बड़े नेता कौन है? नेता कौन है? बड़ा नेता कौन है? आपका चेहरा कौन है? पार्टी के अध्यक्ष हैं। चेहरा कौन है? पार्टी के अध्यक्ष हैं। नेता नहीं राहुल गांधी? मैं नहीं मानता। राहुल गांधी नेता नहीं है। पार्टी के अध्यक्ष हैं खड़गे जी। राहुल गांधी नेता नहीं है आपके? आपकी भ्रांति फैलाते रहिए। राहुल गांधी आपके नेता नहीं है। भ्रांति फैलाना आपके नेता नहीं है राहुल गांधी। अध्यक्ष हैं राहुल गांधी इनके नेता नहीं है, मान रहे हैं। ये भ्रांतियां फैलाते राहुल गांधी इनके नेता नहीं मान रहे, मुद्दों से आप मान रहे हैं ना? राहुल गांधी नेता नहीं आपके, आपके नेता नहीं है राहुल गांधी, मान रहे हैं ना? कर देते हैं, सवाल आसान कर देते हैं। प्रदीप चतुर्वेदी जी, आप ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। वर्तमान में हमारे खड़गे साहब पार्टी के अध्यक्ष हैं।
उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, कर रही है। उनके नेतृत्व में अध्यक्ष हैं, वो अपना रोल निभा रहे हैं, मैं वही उनका तो कह अपना अनुभव है, उनका अपनी मेहनत है, मैं वही कह रहा हूं ना, दिशा निर्देश देते हैं। आप लेकिन ये सवाल नहीं, खड़गे साहब प्रदीप के जी, संयोजन में काम इतना कर रहे लंबा हैं, नहीं ना। लेकिन हमारे अध्यक्ष प्रदीप खड़गे जी जी हैं, इसलिए ये भ्रांति भाजपा क्यों फैला रही है? भाई, हमारी पार्टी में इसको लेकर जी, कोई भ्रम नहीं है। मैं बहुत सिंपल कह रहा हूं, हमारी आप ये पार्टी कह रहे में हैं ना, इसको लेकर भाई, कोई हाँ, भ्रम मैं नहीं कह दीजिए है। ना। और भाजपा अगर ये मंसूबे पालती प्रदीप है जी, कि वो कमजोर है, प्रदीप जी, ये तो पालती रहे। हाँ, ठीक है, समय होता है प्रदीप जी, लोकतंत्र में हार सर, डिबेट अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिबेट अलग है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, प्रदीप चतुर्वेदी जी, महत्वपूर्ण है, लोगों की भाई, प्राथमिकता है, उनकी प्राथमिकता सुनिए ना है, सर, जो चाहते हैं प्रदीप उनको चतुर्वेदी जी, डिलीवर करें अरे और सर, बहुत विपक्ष की सिंपल है, ड्यूटी निभा रहे हैं। हाँ या ना में ही तो पूछा जा रहा है। कहिए कि भाई राहुल गांधी के नेतृत्व में नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे के जी, नेतृत्व में मल्लिकार्जुन कांग्रेस आगे पार्टी बढ़ का रही है। अध्यक्ष है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको कंफ्यूजन है, आप राजनीति करते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता ठीक है, तो ये आपकी समस्या अच्छा, मुझे है, बताइए। ये आपकी ठीक है, समस्या एकलव्य, है। मेरी भाई, पार्टी के दोनों विजय अध्यक्ष तरफ खड़गे से जी गंभीर हैं। सवाल है, एकलव्य, दोनों तरफ से गंभीर सवाल है। ईवीएम को लेकर सवाल उठते हैं, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि भाई जो 8 घंटे ईवीएम इस्तेमाल हो गई, उसमें 100% बैटरी कैसे? अब मैं नहीं जानता वो ईवीएम कौन सी है। आंकड़े ये भी दिए जा रहे हैं कि भाई 50 सीटें, जहां 50,000 से ज्यादा नए वोटर जुड़े, उनमें से 47 सीटें महायुति जीत रही है। ये कैसे संभव हो रहा है? देखिए विजेंद्र जी, हाल ही में जो झारखंड, महाराष्ट्र और कई प्रदेशों में जो उपचुनाव हुए, मैं समझता हूं कि उसका इस इशू को लेकर जो सबसे बड़ा संदेश गया है वो राजस्थान से ही गया है। आपने देखा होगा कि दौसा का जो उपचुनाव हुआ, उसमें बहुत ही कम 2300 वोटों के मार्जिन से भाजपा वहां पे चुनाव हार गई। वहां पे उन्होंने रिकाउंटिंग की अपील करी, जो कि एक विधि अनुसार चुनावी प्रावधान है, मतलब चुनाव आयोग का प्रावधान है। तो उन्होंने उस विधि अनुसार एक अपील करी कि हम रिकाउंटिंग चाहते हैं। रिकाउंटिंग हुई और 10 मशीनों पे वहां पे रिकाउंटिंग हुई, आपको जानकारी होगी इसकी। और जो परिणाम रहे वो जस के तस रहे। 2300 वोटों का ही डिफरेंस रहा, एक वोट का भी डिफरेंस नहीं आया। तो देखिए होता क्या है कि मैं समझता हूं कि वहां तो ना भाजपा की ना कांग्रेस की जीत हुई, सबसे बड़ी तो जीत वहां पे ईवीएम की हुई, जिसने दिखा। और देखिए डिफरेंस क्या है कि जब हारने के बाद रिकाउंटिंग की अपील करना एक चीज होता है, और देश विदेश में जाके एक पड़पंच चलाना, इस देश की चुनावी प्रक्रिया के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर देश के बारे में इस तरह का गंदा प्रचार करना, यह एक कंप्लीटली डिफरेंट बात होती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसी से रिलेटेड अभी कुछ ही दिन पहले कॉन्क्लेव में एक छोटी सी बात नहीं है कि विजेंद्र जी, कांग्रेस अगर ये 10 उठा रही है सेकंड सवाल। दें, 10 प्रधानमंत्री मोदी भी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, वो भी ईवीएम को लेकर क्वेश्चन कर चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भी कर चुके हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कांग्रेस ही कर रही है। देखिए इसका जवाब जो है मेरे ख्याल से लक्ष्मीकांत जी दे देंगे, लेकिन एक 10 सेकंड का मैं आपको और बात बता दूं। अभी कुछ ही समय पहले एक कॉन्क्लेव में इनके एक बहुत बड़े नेता कांग्रेस के पी चिदम्बरम, जो चुनावी अपने एक तरह से जो विधि के सबसे बड़े जानकारों में माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं इतने दशकों से चुनाव लड़ रहा हूं और मेरे एक्सपीरियंस में आज तक ईवीएम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हां, जब बैलेट पे पेपर पे जब चुनाव होते थे तब जरूर मुझे कई बार समस्या आई। ठीक है, प्रदीप चतुर्वेदी जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि पी चिदम्बरम भी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? सवाल ये नहीं है, सवाल यही है। सवाल अपनी प्राथमिकता हो सवाल सकती यही है। उनका कंक्लूजन हो सकता है, पर मेरा अपना अनुभव है कि जिस तरह से लोगों का भावनाएं, लोगों का मत है कि जो हमारे सामने है, जो लोग प्रकट कर रहे हैं, चुनाव परिणाम आने के बाद लोग दांतों तले उन्हें दबा रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल जो लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने मतदान में भाग लिया, वो दांतों तले घुमा रहे हैं और पूरे देश के राजनीतिक विश्लेषक इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सवाल मेरी पार्टी का नहीं है, सवाल यह पूरे देश में राजनीतिक तंत्र में जो इसके विद्वान हैं, जो इस तंत्र को समझते हैं, जो लोकतंत्र के चलिए जानकार हैं, ये वही बात कह रहे हैं कि साहब लोगों की भावनाओं से परिणाम मेल नहीं खा रहे। तो सवाल हमने भी यही कहा, हमने ये भी कहा, इसलिए आप अच्छे लगते हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई पी चिदम्बरम जानकार नहीं है, वो विधि विशेषज्ञ नहीं है, बात का मेरा कोई जानकारी नहीं। आप ये कह रहे हैं, अपनी बात कह रहा हूं, जो बात आप यही तो मतलब हुआ ना इसका, मतलब क्या होगा, इसका यही मतलब हुआ। मैं उनके बयान को से बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मेरी पार्टी कांग्रेस के नेता नहीं है, बात कर रहा हूं। वो नेता हैं, लेकिन कांग्रेस के सरकार में मंत्री नहीं रहे, उनकी अपनी मान्यता हो सकती है। उन्होंने किस परिस्थिति में स्टेटमेंट दिया उसकी जानकारी मुझे नहीं है। सर ईवीएम या तो सही होती है, खराब होती है। वो क्लिप दिखाइए लक्ष्मीकांत जी, मैं उसकी व्याख्या करूंगा। लक्ष्मीकांत जी, मैं व्यक्तिगत भी ये मानता हूं कि भाई पार्टियां अलग होती है और इलेक्शन कमीशन अलग होता है और वो निष्पक्ष होता है, लेकिन फिर भी जो पार्टी सत्ता में होती है उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी जरूर होती है कि वो उन भ्रांतियों को दूर करने की हर पुरजोर कोशिश करे जो किसी एक सिस्टम पर खड़ी हो रही है।
हालांकि ये हो चुका है पहले देखिए कि भाई विजेंद्र, खुला मैं निमंत्रण दिया गया कि आइए ईवीएम अपनी हाँ, चूज मैं वो कर बोल लीजिए रहा और उसको लेकर उसी का। टेम्पर कीजिए, कोई नहीं आया था। लेकिन एक बार फिर कर दीजिए देश में। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है, और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जिसमें ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस पार्टी को इन्वॉल्व होती, सरकार भी इन्वॉल्व नहीं होती। जब वो चुनाव आयोग जिसके ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं, वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि भाई जिस किसी को भी ईवीएम पे शक है, ये ईवीएम रखी हुई, इसको हैक करके दिखा दो। तो देश भर में इनके इतने इंटेलेक्चुअल लोग घूमते हैं, देश भर में इनके इतने इंजीनियर घूमते हैं, बड़े बड़ी बातें करते हैं, राहुल गांधी ऊपर नीचे बातें करते हैं, चिदंबरम जी को तो ये मानते भी नहीं। तो उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो ईवीएम को देश के सामने आके दिखा देता कि ये टेम्पर हो सकती है। ये झूठ और बरगलाने की जो राजनीति करते हैं ना, इसी को देश जानता है, इसीलिए इनकी दशा हो रही है। और ये देखिए बात क्या कर रहे हैं, ये बात ये कर रहे हैं कि देश की भावना क्या थी, राजनीतिक विश्लेषक क्या कर रहे हैं। ये 4 यूट्यूबर को राजनीतिक विश्लेषक मान लेते हैं देश का। देश के 4 लोग जो इनके पोषित लोग हैं उनको ये देश मान लेते हैं। इनकी समस्या यही है। मैं आपको उदाहरण के साथ गिना रहा हूं। इस देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में क्या कभी यह संभव है कि किसी एक नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और वो इतिहास का सबसे बुरा प्रदर्शन वो पार्टी करे और उसके बाद भी उसको वजूद में बना के रखा जाए, एक बार बना के रखा जाए? आपको आश्चर्य होगा, 89 चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में, 89, फिर भी नेता वही है और देश दोष दे रहे ईवीएम को, चुनाव आयोग को। दूसरी बात हमारे लिए तो अच्छी बात है। और दूसरी बात जितने ये किसके ऊपर सवाल नहीं उठाते? ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाते हैं, ये ईवीएम के ऊपर सवाल उठाते हैं, ये ईडी के ऊपर सवाल उठाते हैं, ये सीबीआई के ऊपर सवाल उठाते हैं। जो कुछ भी इनके मन का नहीं होता उसके सवाल। ये सुप्रीम कोर्ट गए थे ना ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे ना, क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट का फैसला? क्यों नहीं देश के सामने रखते? लेकिन प्रदीप जी भाई आप मुझे बताइए, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया हो गया, पंजाब के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया हो गया, टीएमसी का पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से जनाधार बढ़ा, बीजेपी जैसा सोच रही थी उससे बहुत कम सीटें वहां पर आई। हम ये कह सकते हैं ना कि भाई जो कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां जहां जीत रही हैं वहां भी ईवीएम को हैक किया गया होगा, यही होगा ना सर? विजय जी आप देखिए जिस तरह की व्याख्या कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश में माहौल भाजपा के अनुकूल नहीं है और यही बात चुनाव में दिखाई दे रही। सवाल यह है कि परिणामों की बात हो रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी की अकेली कितनी सीटें आई? चुनाव आयोग ने विपक्ष की किसी आपत्ति को आज तक एंटरटेन नहीं किया। मुख्य आयोग राजीव कुमार जी कोई जवाब नहीं जहां जीत जाते हैं वहां का जवाब नहीं दे रहे, डेलीगेट हार जाते हैं वहां चुनाव आयोग चले जाते हैं। अगर संवैधानिक संस्था है, अगर वो संवैधानिक संस्था है तो प्रधानमंत्री ने क्यों उसका स्वरूप बदला, क्यों मंत्री को बनाया, क्यों मंत्री बनाया? प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग का स्वरूप क्यों बदला? एक छोटा क्यों बदला? 3 सदस्यों में एक मंत्री को बनाया, सरकार की छह करी, चुनाव आयोग की जो स्वतंत्रता थी उसको उन्होंने बंद किया और मंत्री को शामिल करते हैं अपने अनुकूल व्यवस्था की। प्रदीप तो जी, प्रधानमंत्री ने जोर से बोलने काम किया। प्रदीप जी मैं कह रहा हूं जो उदयपुर डिक्लेरेशन भी किया था ना सर, और जो वो तैयार की थी फाइल, उससे धूल निकालिए। उसमें बहुत अच्छे सजेशन है सर, मैंने व्यक्तिगत कवर किया है उसको, उससे धूल झाड़िए जी, उनको एग्जीक्यूट समझना पड़ेगा कि मैं चुनाव आयोग को जितनी शिकायतें विपक्ष ने दी है उस पर उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, कोई जवाब नहीं है और वो बुलाकर बात भी नहीं करते किसी से। जो कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद न्यायालय के माध्यम से चुनाव आयोग विपक्ष को बुलाकर बात भी नहीं कर रहा है, बात भी नहीं कर रहा है। आप सोचिए लोकसभा के 80 सीटों का विवाद आज भी कायम है, लेकिन चुनाव आयोग ने आज तक जवाब नहीं दिया और जवाब देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। फैसला होगा उसका मैं इंतजार है, आने दीजिए इसका फैसला होगा, उसका फैसला होगा और साक्ष्य भी दिए गए हैं, उसके प्रमाण मौजूद है। प्रदीप जी हाँ सर, पहली बार इस देश में 2004 में चुनाव हुए थे जब बीजेपी की सरकार थी, तब क्यों नहीं बीजेपी ईवीएम मैनिपुलेट कर पाई? और 2009 में इनकी सरकार थी तो ये मैनिपुलेट करके वापस जीते थे क्या? इन दोनों प्रश्नों का जवाब दे देंगे। इनकी बात में एक बात जोड़ रहा हूं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब ईवीएम आई थी और उससे जो चुनाव हुआ 98 का चुनाव, उसमें 2 सीटें ऐसी थी राजस्थान में जिसमें ईवीएम से चुनाव हुआ था, एक अजमेर की सीट और एक जोहरी बाजार की सीट। ये 2 सीटें थी जिसमें ईवीएम से चुनाव हुआ था। कालीचरण सर्राफ 9 बार चुनाव लड़े हैं, एक बार अगर चुनाव हारे तो उसी ईवीएम से हारे। जब बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो हजारों वोटर्स जीतते थे, जब बाद में चुनाव हुए तो जीतते आए। अगर एक बार 9 बार में से कालीचरण सर्राफ चुनाव हारे तो इस ईवीएम से हारे। तो आप उस ईवीएम, तब आपके लिए ईवीएम ठीक थी, आज ईवीएम खराब हो गई। वो जो दोनों सीटें जीते वो दोनों कांग्रेस पार्टी जीती। और अगर आपने मान्य आज आपको ईवीएम खराब लग रही है। और देखिए क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट गए थे ना ईवीएम को लेके, सुप्रीम कोर्ट ने क्या तमाचा मारा इनके गाल के ऊपर। जब चुनाव आयोग सारे देश के सामने इनसे कह रहा था लाओ बताओ, तो कहां गुदड़म घुस गए थे ये निकल कर आते हैं। यहां जोर जोर से बोलने थोड़ी चुनाव जीता जाता भाई साहब,
टांगे तोड़ते ना, जनता के बीच में जाते, घर घर जाके संपर्क करते, बताते हमारे देश के सामने विजन है, अगर लोग आपको स्वीकार करते तो दे देते वोट। यहां आकर चिल्लाने से थोड़ी ना कुछ होता है। आपका नेता खराब है, आपका विजन खराब है, आपकी पार्टी खराब है, इसलिए आप चुनाव हार रहे हो और दोष देते हो नहीं, और इसमें एक बड़ी विडंबना की बात एक और भी है, एक और भी बड़ी विडंबना की बात है कि जिस दिन यहाँ पे चुनाव के परिणाम आए उपचुनावों के, तो उस दिन जो माननीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ईवीएम की कंप्लेंट नहीं करी, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बूथ कैप्चरिंग कर ली है। यहाँ पे आपने सुनी होगी ना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस गोविंद डोटासरा जी की, उन्होंने ईवीएम पे एक शब्द नहीं बोला, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग करी है। ठीक है। अब प्रदीप जी, एक शेर है कि भाई मैं ताउम्र शीशा साफ करता रहा, धूल चेहरे पर लगी थी। पार्टी का अपना एक नैतिक फैसला है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई अंदर खाने जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि भाई बगावत से हारे हैं, लापरवाही से हारे हैं, और जो हमारी लेट लतीफी रही है और जब सड़क पर काम नहीं करे, जमीन पर काम नहीं करे, उससे हारे हैं। तो इसको स्वीकार करने में समस्या क्या है? क्यों ईवीएम को ठीक रापोड़ के जनता के विश्वास से विश्वासघात करते हैं? विजयन जी, लोकतंत्र की परिभाषा पिछले 11 सालों से बदल दी गई है, बदल दी गई है। संविधान की जो परिस्थितियां और जो प्रावधान था उसको डाइल्यूट कर दिया गया है, संविधान को डाइल्यूट कर दिया गया है। सवाल यह नहीं है, संविधान के नाम पर जिस तरह का प्रयोग भाजपा कर रही है वो लोग देख रहे हैं, देश देख रहा है, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। संविधान की व्याख्या अपने हिसाब से बदल दी गई है, संविधान की व्याख्या सरकार ने अपने हिसाब से बदल दी है और अपने हिसाब से सभी का शुक्रिया सभी का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं जो हर बार कहता हूं, ईवीएम 100% सिक्योर है, गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। ईवीएम में हैक नहीं किया जा सकता क्योंकि ना इंटरनेट है, ना ब्लूटूथ है, ना सिम है, कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस और विपक्ष अगर ये मानती है कि जनादेश से कुठाराघात ईवीएम के जरिए होता है तो एक बार फिर चैलेंज करें और ईवीएम को हैक करके दिखाएं। नमस्कार।